Hello class 10th, welcome back. Today we are going to start chapter number 4 of geography. In this topic we will discuss about agriculture, types of farming. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में. बेटे बिफोर दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कमर्शियल फार्मिंग. कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर की फीचर्स के बारे में. फिर हमने डिस्कस किया था प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में. फिर कैसे जूम कल्टीवेशन क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं. फिर हमने डिस्कस किया था इंटेंसिव टाइप फार्मिंग के बारे में कि कैसे एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड से बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड को फुलफ़िल करना, फूड प्रॉब्लम की जो शॉर्टेज थी उसको रिमूव करना, नए मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया जिसको जाना गया इंटेंसिव टाइप फार्मिंग. इसके अंदर फार्मर जो है वो मॉडर्न इनपुट का यूज़ करता है, प्रॉपर इरिगेशन का यूज़ करता है ताकि कम ज़मीन से मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सके. चाहे उसके लिए फर्टिलाइज़र केमिकल हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं या मॉडर्न टूल्स हैं, उसका यूज़ के फार्मर ने किया था. ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर. आज हमने डिस्कस करना है कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग क्या है? कमर्शियल का मतलब व्यवसायीकरण करना, मार्केटिंग के लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए. यानी कि एक ऐसी फार्मिंग, एक ऐसी क्रॉप जिसको हम अपने कंजप्शन के लिए तो यूज़ करें ही करें और साथ में मार्केट की नीड को भी हम फुलफ़िल करें. फॉर एग्ज़ाम्पल टी है, शुगर है, कॉफ़ी हैं. ये एग्ज़ाम्पल किस चीज़ के हैं? कमर्शियल टाइप फार्मिंग के एग्ज़ाम्पल हैं. अब हमने यहाँ एक आपका क्वेश्चन बनेगा 3 मार्क्स का, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. नंबर 1, कमर्शियल फार्मिंग अगर हम करेंगे तो इसके लिए हमें मॉडर्न इनपुट का यूज़ करना पड़ेगा. मॉडर्न इनपुट का मतलब कि हमें जो टूल्स हैं, मशीनरी हैं, ट्रैक्टर वगैरह हैं या जो कंबाइन मशीन है, थ्रेशिंग मशीन है, हैरोइंग मशीन है, स्प्रे करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिमिटिव की बजाय मॉडर्न इनपुट का हमें यूज़ करना पड़ेगा. अगर फार्मर्स ने मॉडर्न इनपुट की बजाय अगर वो यूज़ करता है पुराने ज़माने के प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के टूल यूज़ करता है तो कमर्शियल फार्मिंग के लिए प्रोडक्शन नहीं होगा. उसका जो पैसा है वो बेकार चला जाएगा. हो सकता है प्रोडक्शन कम हो लेकिन जितनी ज़्यादा उसने कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट किया उसका शायद प्रॉफिट भी उसको ना मिल पाए, या जितना इन्वेस्ट किया उसके बदले में उसको उतना भी ना मिल पाए. कब? अगर वो बैकवर्ड या प्रिमिटिव टाइप टूल्स को यूज़ करता है. तो पहली कंडीशन क्या है कमर्शियल फार्मिंग के लिए? कि फार्मर्स को मॉडर्न इनपुट का यूज़ करना पड़ेगा. नंबर 2 है HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की फार्मर्स हैं उसको चाहिए कमर्शियल फार्मिंग में अगर वो प्रोडक्शन को एनहेंस करना चाहता है तो जो सीड हैं, सीड को अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए. और हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं वो पहले ही ग्रीन रेवोल्यूशंस की फीचर्स को अडॉप्ट कर चुके हैं, जिसका रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि जहां हरियाणा, पंजाब यहाँ फूड प्रॉब्लम की शॉर्टेज थी, आज ये हरियाणा और पंजाब दोनों स्टेट हैं पूरे इंडिया की फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशंस की फीचर्स को अडॉप्ट करने वाले स्टेट थे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश. तो जब भी कोई कमर्शियल फार्मिंग करेंगे तो उसके लिए हमें HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूटिलाइज़ करना पड़ेगा. केमिकल फर्टिलाइज़र फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा फर्टिलाइज़र, लेकिन कैसे? बायोकेमिकल, जिसके अंदर केमिकल हो, रसायन हो, पोटाश हो, मैग्नेट हो, आयरन है, फास्फोरस है, फास्फेट हैं, सल्फेट हैं. इनका काम है अर्थ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना. जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ेगा इससे. उसके बाद है इंसेक्टिसाइड्स. अगर हमने कमर्शियल फार्मिंग की फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, फसलें डैमेज ना हो जाए,
कोई बीमारी ना लग जाए, प्लांट जो है प्रॉपर डेवलप हो, तो हमें उसके लिए इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर इरिगेशन। अगर फार्मर है, कमर्शियल फार्मिंग करता है, लेकिन वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। हो सकता है इंडिया का मॉनसून है वो इर्रेगुलर है, अनसर्टन है। अगर मॉनसून के ऊपर फार्मर डिपेंड रहता है तो कभी तो फ्लड आ सकती है और कभी ड्रॉट सूखा पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए फार्मर्स को चाहिए कि वो अपनी फील्ड के अंदर प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम को मेंटेन करे। अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसको मॉनसून के ऊपर वेट करने की नीड नहीं है। इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा तो जब चाहे वो अपना प्रोडक्शन या फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर पानी है वाटरिंग कर सकता है। फिर है डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन, कि भाई कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं, ये कैसे तरीके हैं जो डिग्री हैं कि कौन सी क्रॉप्स कमर्शियलाइज है और कौन सी नॉन कमर्शियलाइज है। फॉर एग्जांपल हम राइस की बात करते हैं तो राइस हरियाणा के अंदर, पंजाब के फार्मर्स अगर राइस को ग्रोन करते हैं तो ये हमारे लिए, हरियाणा पंजाब के फार्मर्स के लिए एक कमर्शियल क्रॉप है। अगर इसी क्रॉप को, राइस को बिहार के लोग, झारखंड के लोग, उड़ीसा के लोग कल्टीवेट करते हैं तो ये उनका एक मेन क्रॉप है। क्यों? क्योंकि राइस जो है उड़ीसा की, तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की, वेस्ट बंगाल की स्टेपल डाइट है और व्हीट हरियाणा की स्टेपल डाइट है। लेकिन राइस हरियाणा के लिए कमर्शियल फार्मिंग का एग्जाम्पल है। तो ये था बेटा आपका कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट है आपका प्लांटेशन। कि प्लांटेशन को बोला जाए तो यहाँ भी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लांटेशन एक्टिविटी। तो प्लांटेशन को बोला जाए तो ये भी एक कमर्शियल टाइप फार्मिंग का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि प्लांटेशन करते हैं तो ये इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल कराता है। तो इसलिए इसका यूज़ प्लांटेशन का कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर भी किया जाता है। फिर सेकंड फीचर्स की बात करें, अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए जो फील्ड है वो छोटे नहीं होने चाहिए। फील्ड का साइज जो है वो लार्ज, बहुत बड़ा होना चाहिए। नंबर 2 लार्ज फील्ड्स। नंबर 3 कि बहुत बड़े एरिया के अंदर केवल एक ही क्रॉप को वन टाइम ग्रोन किया जा सकता है, यानी कि एक बड़े फील्ड के अंदर केवल सिंगल क्रॉप्स को ही ग्रोन किया जाता है प्लांटेशन एक्टिविटी के अंदर, सिंगल क्रॉप। फिर हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की, कि प्लांटेशन फार्मिंग से जो भी रॉ मटेरियल निकलता है उसका यूज़ दोनों जगह होता है, एग्रीकल्चर के अंदर भी और साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ दोनों के अंदर हम प्लांटेशन एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा फार्मर्स हैं, अगर वो प्लांटेशन एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उनको और क्या क्या चाहिए होता है। तो जो भी फार्मर्स प्लांटेशन एक्टिविटी करेगा तो उसको एक अच्छा मार्केट चाहिए। मार्केट क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन उसने ग्रोन किया है वो मार्केट में जाके बेचेगा। अगर मार्केट ही नहीं है तो जाके किसको बेचे। फिर दूसरा मार्केट है, फील्ड हैं, तो आने जाने के लिए फार्मर्स को क्या चाहिए? एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी प्लांटेशन एक्टिविटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। फिर साथ साथ में क्या चाहिए उसको? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्यों? ताकि फार्मर जो हैं वो मार्केट की नीड को फटाफट समझें, नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करें और लोगों को नीड को सेटिस्फाई करें। तो फार्मर्स को चाहिए अच्छा मार्केट, अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छा यानी कि बोल सकते हैं कि भाई इंश्योरेंस और साथ साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ भी फार्मर्स को क्या चाहिए? मॉनसून या प्रॉपर इरिगेशन? प्रॉपर इरिगेशन, क्योंकि अगर फार्मर मॉनसून के ऊपर डिपेंड हो गया तो हमें पता है कि इंडिया का जो मॉनसून है वो इर्रेगुलर भी है और साथ साथ में अनसर्टन भी है। इसलिए फार्मर्स को चाहिए मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन का यूज़ करें, जैसे कि वेल हैं, ट्यूबवेल हैं, वो इनकी हेल्प से अपने प्रोडक्शन को एनहेंस कर सकता है। तो बेटा ये था आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग
4 चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। पिछली वीडियो के अंदर मैंने यूज़ किया था प्रिमिटिव, बाद में यूज़ किया सब्सिस्टेंस, अभी हमने डिस्कस किया कमर्शियलाइजेशन या कमर्शियल फार्मिंग का और साथ साथ में प्लांटेशन एक्टिविटी का। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो आपका है पेज नंबर 36 के ऊपर। यहाँ जो आपका एक क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो भी हम क्रॉपिंग करते हैं उसका पैटर्न है, उसका तरीका है, क्या वो एक जैसा रहता है? हम बोलेंगे नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इंडिया का मॉनसून अलग अलग एरिया में अलग अलग रेनफॉल होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, सॉइल कंडीशन की बात करें, सॉइल की फीचर्स की बात करें, वो एरिया टू एरिया वेरी करता है। और जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा क्लाइमेटिक कंडीशन में, टेम्परेचर में, प्रेसिपिटेशन में, रेनफॉल में, ह्यूमिडिटी में, तो उतना ही ज़्यादा वेरिएशन हमें मिलेगा क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर भी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में फार्मिंग करने का एक ही तरीका होता है। हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होता है। वो फार्मिंग तरीका पैटर्न डिपेंड करता है यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, डिपेंड करता है सॉइल की फीचर्स के ऊपर, डिपेंड करता है मॉनसून, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन के ऊपर। जितना ज़्यादा वेरिएशन इन तीनों चीज़ों में मिलेगा उतना ही ज़्यादा वेरिएशन मिलेगा इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप की क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर भी। तो क्रॉपिंग पैटर्न कितने हैं, कैसे हैं, तो यहाँ भी हमने उनको 3 पार्ट में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है रबी क्रॉपिंग, नंबर 2 खरीफ क्रॉपिंग, नंबर 3 जैड क्रॉपिंग। तो पहला हम डिस्कस करेंगे रबी क्रॉपिंग का, कि रबी क्रॉपिंग क्या है, कि कैसी क्रॉप जिसको जो फार्मर्स हैं, रबी क्रॉपिंग फार्मर्स हैं जिनको विंटर का मतलब कि अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में फार्मर उनको अपनी फील्ड में उगाते हैं। काटेंगे कब उन फसलों को? अप्रैल में, मई में और जून में। अप्रैल, मई और जून फार्मर हार्वेस्टिंग करते हैं रबी क्रॉपिंग की। फिर हम बात करते हैं भी कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो फार्मर्स रबी सीज़न के अंदर ग्रोन करते हैं। तो वीट है, पीज हैं, मटर हैं, गेहूं है, मस्टर्ड, सरसों हैं, ग्राम, चना है। तो ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो रबी क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि एरिया कौन कौन सा है, अभी कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहां फार्मर्स रबी क्रॉपिंग करते हैं। तो हरियाणा की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की, जम्मू और कश्मीर की। तो यहाँ के फार्मर सर्दियाँ जब शुरुआत होती हैं तो ये वीट को, सरसों को, मस्टर्ड को, पीज, मटर को इनको उगाते हैं और काटेंगे कब? इनको फसलों को हार्वेस्ट करेंगे जब विंटर समर की शुरुआत होती है, यानी कि अप्रैल से मई और जून, अप्रैल मई के मंथ में फार्मर्स को हार्वेस्ट करते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल रबी क्रॉपिंग का। फिर हम डिस्कस करेंगे नंबर 2 के ऊपर खरीफ क्रॉपिंग क्या है, कि खरीफ क्रॉपिंग फार्मर्स जब ऑनसेट ऑफ मानसून का मतलब क्या? जब मानसून की शुरुआत होती है तो फार्मर्स मानसून की शुरुआत के साथ में खरीफ क्रॉपिंग को उगाते हैं अपनी फील्ड के अंदर। और हार्वेस्टिंग कब करेंगे इसको? तो जब हार्वेस्टिंग करने का टाइम आता है तो वो हो जाएगा इसको सितंबर से अक्टूबर के मंथ में। तो नंबर 1 किसको उगाया कब जाता है? जब मॉनसून की शुरुआत होती है तो फार्मर इसको उगाते हैं। हार्वेस्टेड काटेंगे कब? सितंबर और अक्टूबर में इनको काटते हैं। फिर है कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो जिनको हम बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉपिंग। तो खरीफ क्रॉपिंग के एग्जाम्पल है राइस, मेज, ज्वार, पल्सेस, दालें वगैरह। ये है हमारे पास क्रॉप्स, राइस, मेज, ज्वार और पल्सेस, दालें। फिर अब बात करेंगे एरिया, कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं इंडिया में जहां फार्मर खरीफ क्रॉपिंग करते हैं। तो वह है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
झारखंड, छत्तीसगढ़, तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो इन स्टेट के अंदर इन्हीं महीनों के अंदर वो खरीफ क्रॉपिंग करते हैं। तो ये था आपका नंबर 2। नंबर 3 आता है जेड क्रॉपिंग, ZAID, जेड क्रॉपिंग। एक ऐसी क्रॉपिंग जो रबी और खरीफ दोनों के बीच में, यानी कि एक ऐसा सीजन जो रबी क्रॉपिंग और खरीफ सीजन के बीच में आता है, उसको बोला जाता है जेड क्रॉपिंग फॉर समर। ये समर के अंदर होता है, गर्मियों में इसकी शुरुआत करते हैं। फिर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो इसका टाइम पीरियड बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होता है, बहुत थोड़े से समय के लिए 2-3 महीने के लिए जेड क्रॉपिंग की जाती है। अब कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो जेड क्रॉपिंग के एग्जाम्पल हैं? हम बोलेंगे वाटरमेलन की बात करें, मस्क मेलन की बात करें, कुकुम्बर खीरे की बात करें, हम फोडर की बात करें चारा पशुओं के लिए, या हम बात करें वेजिटेबल्स की, तो ये सारी चीज़ें, चाहे हम तरबूज की बात करें, खरबूज की बात करें, खीरे की बात करें, या हम बात करें वेजिटेबल्स की या पशुओं के लिए चारा, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल और फॉडर फॉर एनिमल्स। तो ये फार्मर्स ग्रोन करते हैं जेड क्रॉपिंग में। तो ये बेटा हमने डिस्कस किया कि इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। तो क्रॉपिंग पैटर्न एक जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि लैंड फीचर्स अलग हैं, सॉइल अलग हैं, प्रेसिपिटेशन अलग है, टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, यानी कि बहुत सा वेरिएशन है। तो उसी फील्ड के अंदर भी, क्रॉप्स की फील्ड के अंदर भी वेरिएशन आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।